हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर। मैं दीपा आप सभी के फिजिक्स फैकल्टी आपके अपने चैनल एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हो भी सभी? जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, कल मैंने आपको बताया भी था, कल जब हमने आपका टेस्ट लिया था तब मैं बोल के गई थी कि आज जो है वो नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में? विद्युत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके कुछ मैं आपसे 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिस 50-60 क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारा कुछ जान लेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता, मोटरें क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, जनरेटर क्या है, सारी बात करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगाई दिया। चलो न्यूमेरिकल से शुरुआत नहीं करते हैं, पहले एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होगे कि मैडम ये क्या है। दीजिए जरा, चलो जवाब दो भाई। What is coated on iron for the galvanized iron? गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किसका लेप किया जाता है? आयरन के ऊपर आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि लोहे के ऊपर किसका लेप किया जाता है उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाने के लिए। जल्दी से जवाब दे दें भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। गैल्वेनाइज्ड आयरन पर, आपके गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किसका लेप किया जाता है? आपका जिंक का, क्रोमियम का, निकेल का या सल्फर का? जिंक का, क्रोमियम का, निकेल का या सल्फर का? बिल्कुल सही रिजवान खान जी। अंकित जी, पढ़ाई पर ध्यान दे लो तो नींद अपने आप भागेगी। फटाफट से आंसर करो भाई। लोहे को गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? जिंक का, क्रोमियम का, निकेल का या सल्फर का? बिल्कुल सही है, जिंक का चढ़ाया जाता है भाई। आपको बता दूं यहाँ पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? आपका जिंक का चढ़ाया जाता है। आंसर भी आपके सामने। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर लोहे की जगह अगर आपका स्टील भी आता है ना, स्टील में भी जहाँ पर भी गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस आ रहा है, गैल्वेनाइज प्रक्रिया का मतलब ही होता है कि क्या आपका गैल्वेनाइज प्रक्रिया का मतलब है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या है? उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। और जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसको आपकी रस्टिंग वगैरह से, जो आपकी जो एटमॉस्फेयर, लोहा है, लोहे की रस्टिंग से, जंग से बचाया जा सके। दूसरा, स्टील के ऊपर आपकी आसपास के वातावरण के प्रभाव से उसको बचाया जा सके, उसकी बात यहाँ पर करता है। ठीक है भाई। अब ये नेक्स्ट एक स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट और एक आपका रीज़न का क्वेश्चन है। बताएं जरा। कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी में देखते हैं। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा है क्या कि आपको कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया उसने, स्टेटमेंट के अंदर क्या बोलता है कि एक धातु का, स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि एक धातु का तापमान जो है वो बढ़ जाता है कि यदि उस स्टेटमेंट ठीक है, रीजन ठीक है, दोनों ठीक है या दोनों गलत है? बताएं जरा जल्दी से भाई, कौन से सही? जल्दी से। गलत जवाब है मंजू जी, ए ऑप्शन जो दे रहे हो। सेशन को शेयर कर दो भाई सभी बच्चे जल्दी से एक बारी। बफरिंग हो रही है? अब तो ठीक चल रही है? अब भी बफरिंग हो रही है क्या? सही चल रही है, सही चल रही है। बताइए जरा कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहता है यहाँ पर, आपको बता दूं क्या बोला उसने कि आपको यहाँ पर दे रहा है कि टेम्परेचर जो है किसी तार का बढ़ जाता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, यानी कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है, हमें जो ये आपको कथन दिया हुआ है वो तो सही है, नो डाउट। जब टेम्परेचर आप किसी वायर में से, तार में से धारा प्रवाहित करते हो तो उसका तापमान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का हीटिंग इफेक्ट होता है। और कंडक्टर का हीटिंग इफेक्ट क्या
कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर आर टी यानी कि करंट जितना ज़्यादा प्रवाहित होगा तो उसमें हीट बढ़ेगी, आपका ऊष्मा बढ़ेगी। फिर कहता है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, हीट एनर्जी रिलीज होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ द मोलिक्यूल। कहता है कि ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि आपकी ऊष्मा निकलती है। हीट जो है वो कह रहा है कि ऊष्मा का मोचन यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। भाई अगर कंडक्टर में से हीट रिलीज होगी तो वो गर्म कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसका जो रीज़न दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या हो गया, सही जवाब। आंसर इसलिए इस वाले में मैं नीचे लिख के लाई हूँ। ठीक है भाई, समझे ये क्वेश्चन कि आपका जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो नो डाउट उसमें हीट डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि उसका हीटिंग इफेक्ट है, ऊष्मीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी आता है नो डाउट, लेकिन करंट पास होने पर ऊष्मा तो आती है, लेकिन वो किस वजह से आती है, ये वो उसके ऊष्मीय प्रभाव की वजह से आती है। ये नहीं कि वो ऊष्मा निकालता है। अगर हीट को रिलीज करेगा तो हीट रिलीज करने पर तो वो गर्म नहीं होगा बच्चे। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है, यूजिंग अ फ्यूज वायर। क्योंकि आप फ्यूज वायर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, ताकि हानि पहुंचाए बिना उच्च धारा प्रवाहित की जा सके, या एक्स्ट्रा अत्यधिक धारा यानी कि एक्स्ट्रा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छे नवनीत, आपको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सॉरी, जवाब दीजिए। वेरी सॉरी, एक सेकेंड। क्या आंसर सही आएगा भाई, क्या आंसर सही है? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही है कि फ्यूज़ का काम ही क्या है, फ्यूज़ एक आपका सेफ्टी डिवाइस है हमारे घरों में भी, और इवन हमारे जितने भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सब में भी लगा होता है। किस लिए लगाया जाता है कि हमारे जो भी ये हमारे जो आपके इक्विपमेंट हैं या हमारे घरों में जो भी इंस्टॉलेशन हुई है बिजली की, उनमें अगर कोई एक्सेस करंट आ जाए तो उस एक्सेस करंट से मेरा डिवाइस ख़राब ना हो, उस डिवाइस को बचाने के लिए हमारा क्या किया जाता है कि जब भी एक्स्ट्रा करंट आए वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए, फ्यूज ओपन हो जाए और मेरा सर्किट जो है वो बच जाए, मेरा डिवाइस जो है वो बच जाए। तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने, खोलने, यहाँ पर परिपथ तोड़ने की जगह परिपथ ओपन खोलने का भी आ सकता था। ऑप्शन बी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। अब बताएं जरा, एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापते हैं। एसी सर्किट के अंदर एसी मीटर जो है वो आपके एसी की कौन सी वैल्यू का मापन करते हैं बताएं। पीक वैल्यू, शिखर मान, माध्य मान, मीन वैल्यू, औसत मान भी कह सकते हो इसको, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या खाली मीन स्क्वायर वैल्यू, माध्य वर्ग मान। बताओ जल्दी से, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आरएमएस वैल्यू मापते हैं। आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता हो, हाँ जी मैं बताती हूँ। नहीं नवनीत जी, चारों के बारे में बता देती हूँ, सुन लीजिएगा थोड़ी सी, ये एक डीप में कंसेप्ट है। आपके एसी की अगर मैं बात करूँ, आरएमएस वैल्यू आपके एसी में अल्टरनेटिंग करंट्स में आपकी 4 वैल्यूज़ होती हैं। अल्टरनेटिंग करंट की 4 वैल्यू होती हैं। सबसे पहली आती है इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक मान। दूसरा आता है आपका शिखर मान, आपका मैक्सिमम वैल्यू।
पीक वैल्यू भी जिसे कहते हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तीसरा आता है मीन वैल्यू, जिसे एवरेज वैल्यू, औसत मान भी कहा जाता है, ए ऑप्शन। चौथी वैल्यू आती है आपकी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो ये आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। सुनिएगा जरा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका कि एसी की कौन सी वैल्यू को आरएमएस, किस वैल्यू को आपका प्रभावी मान भी कहा जाता है। कौन सा, मैंने आपसे पूछा कि आपसे ये क्वेश्चन भी आपको बना के दे देता है कई बारी कि एसी की कौन सी वैल्यू आपकी प्रभावी मान कहलाता है, उसका प्रभावी मान याद रखिएगा। जो आपकी आरएमएस वैल्यू, प्रभावी मान कौन सा होता है, प्रभावी इंग्लिश में इफेक्टिव वैल्यू कहिएगा, आरएमएस वैल्यू को ही कहा जाता है। ये आपको बता दूं क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जबकि यही बात अगर डीसी की करें, पहले तो ये एक चीज़ सुन लेना, फिर वैल्यू बताती हूँ होती क्या क्या है। अगर यहाँ पर एसी के केस में आरएमएस वैल्यू अलग होती है, मैक्सिमम वैल्यू अलग होती है, मीन वैल्यू अलग होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट वोल्टेज की अलग अलग होती हैं। यानी कि ये चारों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनका मान जो है अलग अलग आता है। लेकिन अगर मैं आपकी वहीं पर डीसी में बात करूं, आपकी डीसी में बात करूं, दिष्ट धारा में बात करूं, तो दिष्ट धारा में ये चारों वैल्यू बराबर होती हैं। डीसी की आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मीन वैल्यू सब एक ही होती है। क्यों? क्योंकि डीसी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, क्योंकि डीसी क्या है, डीसी क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब आरएमएस में क्या होता है, जो भी आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली, आरएमएस यानी कि रूट एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर, जितने भी आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली एसी की, उन सब का स्क्वायर कर दो, फिर उन स्क्वायर का मीन औसत कर दो, फिर उसके बाद उसका रूट निकाल दीजिए, वो बनती है आपकी आरएमएस वैल्यू। हमारे एसी मेजरमेंट में, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है। हमारे एसी मापन में जितने भी डिवाइस हैं, चाहे आपका एनर्जी मीटर है, चाहे हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वो हमें एमीटर करंट की आरएमएस वैल्यू, वोल्ट मीटर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ही हमें देते हैं। और ऐसे ही आपको बताऊं, इसके साथ कई बार ये भी पूछ सकता है कि ये मीन वैल्यू कहाँ यूज़ होती है। आपको बता दूं, मीन वैल्यू, औसत मानना, हमारे एक्सपेरिमेंट, जब किसी नई चीज़ का आविष्कार करना होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंट में ये औसत मान, मीन वैल्यू यूज़ होती है। लेकिन मीटर जो हमें रीडिंग देते हैं वो हमें आरएमएस वैल्यू माप के देते हैं। ठीक है भाई, समझ गए आरएमएस वैल्यू। नवनीत कह रहा था आरएमएस वैल्यू, अजीब सी शक्ल बना रहा था। बताओ जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल बता दो कौन सा है। ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए, अरे भाई सोनू जी, ये क्लास आपकी साइंस की डेली 2 बजे होती है। सोम मंगल बुधवार आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। वीर शुक्र शनि, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है 2 बजे। लेकिन ये फिक्स है, 2 बजे डेली आपको साइंस की क्लास यहाँ यूट्यूब पर मिलती ही मिलती है। 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री। बेस्ट मटेरियल बताइए आपका ट्रांसफॉर्मर का कौन सा होता है। ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मटेरियल कौन सा है। स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हार्डेंड स्टील या सॉफ्ट आयरन। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, सॉफ्ट आयरन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नर्म लोहा, आपको बता दूं, आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर जो है वो आपकी लोहे की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स ने स्थापित होना है। इस कोर का काम क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। तो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होने के लिए हमें अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, और अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा
नर्म लोहा। अब आपको बता दूं एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, अगर आपको यहाँ ऑप्शन में दिया होता एक आपको सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, याद रखिएगा नर्म लोहे के अंदर, सॉफ्ट आयरन के अंदर हिस्टेरेसिस क्षतियाँ, हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए नर्म लोहे की जगह पर आपके सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन इस्पात का उपयोग किया जाने लगा है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, नर्म लोहे की जगह आपके पास सिलिकॉन स्टील भी ऑप्शन में हो सकता है। सिलिकॉन स्टील याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील दिया हुआ था, स्टेनलेस स्टील नहीं सिलिकॉन स्टील, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? मोहन प्यारे जी, थैंक यू फॉर द सजेशन फॉर दी स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स को और हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब पहली बात तो नो डाउट HSCC ने थोड़ा सा पेपर के लिए परेशान किया हुआ है। जब ये पेपर अच्छा नहीं होएगा, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ते हैं, चलो अच्छी बात है, नो डाउट वो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जब हरियाणा जीके पढ़ के नो डाउट आप हरियाणा जीके को इतनी बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं है कि आप उसको ही पढ़ते रहें कि उसके बिना आपका हो नहीं सकता। आप वो पढ़िए, वो तो है ही है। लेकिन जब और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे ना, पेपर नहीं निकलेगा, फिर पता चलेगा। बताएं जरा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर दीजिए। सारे सब्जेक्ट्सों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, ये चीज़ समझोगे तो अच्छा रहेगा, अपना पेपर क्लियर करने में नौकरी उतनी जल्दी मिलेगी। खैर लीव आंसर दो फटाफट से, बातों में ना टाइम वेस्ट करें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हो? यांत्रिक ऊर्जा को आप नवनीत जी जवाब दें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बिल्कुल सही है आपकी। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में आपके जनरेटर के द्वारा बदला जाता है भाई, जनित्र के द्वारा। ए वाले क्या बात कर दी भाई सुरेश चंद जी, इतना भी नहीं मालूम? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है भाई ये, ना आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा था। 9th-10th में भी पढ़ा था। जो बच्चे ए जवाब दे रहे हो, ये चाहत कुमार जी, हेट यार, ए वाले तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकले। इलेक्ट्रिक मोटर भाई इलेक्ट्रिसिटी लेती है, पानी वाली मोटर है, बिजली से चलती है, तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी देती है, लेती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी लेके विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा देती है, जबकि जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी लेता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है टरबाइन से और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है जी, क्या बात कर दी तुम लोगों ने निकम्मो। चलो अब एक छोटा सा फटाफट से न्यूमेरिकल और लगा दीजिए। 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे के लिए यूज किया जाता है, 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा? जल्दी से जवाब दो, बार बार ना बोलना पड़े भाई, सेशन को शेयर कर दो, अच्छा रहेगा। और ये जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन देखने में मिलते हैं भाई। चलो फटाफट से 100 के पार लेके जाओ सभी बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जरूर है लेकिन हलवा न्यूमेरिकल है। तुम्हारे घरों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। मान लो घर में कोई 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 5 घंटे के लिए चल रहा है, तो 30 दिन में वो बताओ 1 महीने के अंदर वो कितनी बिजली खाएगा?
60 वाट का बल्ब 5 घंटे तुम दिन में चलाते हो, उस बल्ब को एवरेज ऑन एवरेज 30 दिन के अंदर वो कितनी यूनिट खा लेगा। ये चीज़ तो तुम्हें भी आनी चाहिए। घरों में बिजली का बिल आता है ना, तो पता होना चाहिए बिजली के बिल की रीडिंग कैसे काउंट की जाती है। चलो, बी वालों का बिल्कुल सही है जवाब। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये पूछा था कितने यूनिट, यूनिट का यहाँ पर मतलब आपको बता दूँ, यूनिट का मतलब होता है आपके किलोवाट आवर निकालना। किलोवाट आवर यानी कि आपको वाट दिया हुआ था 60, 60 को 5 से गुणा कर दीजिए, वाट में है 60 गुणा 5 करूँगी तो ये आ गया आपका 300 वाट आवर। कितने आगे? 300 वाट आवर आगे भाई। अच्छा, अब साथ में 30 दिन के लिए भी निकालना है, तो इसको 30 से गुणा और कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3 3 9 आपके 900 क्या बन गया? वाट आवर बन गया। लेकिन मुझे क्या करना था? मुझे तो किलोवाट आवर में बोलना बताया, उसने कहा था कि बदल के दो। किस में कहा था? किलोवाट आवर में कहा था। तो भाई वाट को किलोवाट में, आपको बता दूं 1 किलोवाट के अंदर आपके कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट होते हैं। तो 60 वाट को जब आप अपने किलोवाट में बदलोगे तो क्या कर दोगे यहाँ पर? बताओ जल्दी से। 100 वाट एक यूनिट नहीं गौरव जी। बिल्कुल सही। ये आपका क्या बन गया? आपने सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या बना भाई? आपने 30 से गुणा किया 9000, और अब आपको मैंने बताया कि एक, ये आपका यहाँ पर आपका क्या बना? 9000 वाट आवर। अब मैंने आपको बताया 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होते हैं, तो इसको क्या कर दीजिए? 1000 से भाग दे दीजिए, ये कट गया, तो 9 किलोवाट आवर आ गया। 9 यूनिट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये आपके सामने 9 यूनिट जो है इसका सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं जरा, क्या कहता है? एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? अब फॉल्स स्टेटमेंट, रोंग स्टेटमेंट आपको चुननी है, कौन सी है? एक तार के प्रतिरोध के बारे में, हाँ 9000 होगा तभी तो बटे में 1000 करेंगे बेटे, सही है। वो 1 0 कम लिखी थी, बोला सही था, कोई बात नहीं, समझना। अरे सेशन शेयर क्यों नहीं कर रहे यार? 46 50 बच्चे, सभी के सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करके मुझे फेसबुक पे टैग करो भाई। आप लोगों के लिए आज फेसबुक पर आज बहुत अच्छा दिन है हमारे बीइंग इंडियन, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 23 मार्च शहीदी दिवस के रूप में जो आज आपका मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके तो वैसे भी तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कौन कौन भाई, किस किस को। हाँ जी, शहीद दिवस हमारे भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को आज ही के दिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार ना करने के चक्कर में फांसी पर चढ़ाया गया था। जिस उम्र में तुम आज की डेट में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों की बातें करते हो ना, 20 22 21 23 24 25 साल की उम्र में, इस उम्र में तो आप ये चीज़ देखिए, हमारे ये 3 शहजादे खुशी खुशी देश के लिए फांसी झूल गए थे। कुछ सोच के देखो, कुछ सीख के देखो। और तुम लोग आज की डेट में किस चक्रों में पड़े हुए हो? तुम्हें ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, जो मिली है ना उसका ठीक है। अब तुम्हें कोई ये नहीं कह रहा कि तुम बॉर्डर पे जाके उनकी तरह अपने फांसी पे झूल जाओ, नहीं। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, उस लाइफस्टाइल को माँ बाप ने ना तुम्हारे बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसका सदुपयोग करो, उसका फ़ायदा उठाओ। ये जो उल्टी सीधी बातों में लगे होते हो ना, अब भी कोई असर नहीं है, फालतू की बातें जितनी मर्जी करवा लो।
कम से कम ये चीज़ सोच लीजिए, चाहे ये आप जो उल्टी सीधी आइडिया बना के चालू हो जाते हो, लड़का लड़की की, लड़की लड़के की, जो भी मज़े लेने के चक्कर में, यार करियर सेट कर लो पहले, माँ बाप के जो सपने हैं वो पूरे कर लो। उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा टाइम तुम्हें दिया हुआ है, उसका सदुपयोग करो, उनके सपने साकार करो। समझ में आई ये चीज़? मंजू जी, ये गाने, ये वाले देशभक्ति के गाने गाने से ना सिर्फ कुछ नहीं होगा। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, ये नहीं कि हाँ ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो आंसू। उनकी शहादत को अगर सच में श्रद्धांजलि देनी है ना, ये नहीं कि आज फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेंगे तो उनको श्रद्धांजलि हो गई। नहीं, उन्होंने ना तुम्हारी आज़ादी के लिए ही, तुम्हें एक चैन की सांस देने के लिए ही ये इतनी कुर्बानियाँ दी थी। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि तुम, और कुछ नहीं ना, देश पे जाके देशभक्त, ठीक है देश के लिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने माँ बाप के सपने तो साकार करो। जो माँ बाप ने, सिर्फ हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों से इतना ही ना कि अपनी ज़िंदगी में वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो चाहते भी तुम्हारे लिए कि अपनी ज़िंदगी में बच्चा अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए, अपने लिए कमा खा ले, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर ले, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े उसे आने वाले समय में। तो उनकी ये बात ही साकार कर लो। ये स्टेटस लगाने से, ये गाने गाने से, ये गाने सुनने से कुछ नहीं होगा अगर तुम आज की डेट में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोगों की इच्छा। हाँ बिल्कुल है अंकित जी, बहुत आप लोग समझदार नहीं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। आप लोगों को हम लोगों के ज्ञान की या हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद सभी वेल अंडरस्टैंड हैं भाई, बहुत अच्छे सब बच्चे हो आप लोग, टेंशन ना लो। चलिए, जो भी करते हैं आप लोग वो आपका पर्सनल मैटर है। मंजू जी, आंसर दे देते हैं इस क्वेश्चन का कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल होता है। फिर कह रहा है कि आपकी यह तार की अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्र के अनुपात, ताप में वृद्धि के साथ साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जल्दी से आंसर दें भाई, जल्दी से सभी आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप आंसर दीजिए हरियाणा गिल जी। आंसर फास्ट कि तार के प्रतिरोध के बारे में, तार आपके किसी भी वायर के रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। वो आपको बता दूं, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की तभी बदलती है जब आप पदार्थ ही बदलते हो। तो तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। तार की लंबाई के सीधे आपकी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, बिल्कुल होता है। तो आपकी इसके बाद बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एरिया की क्या हम भी अभी मैंने देखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है आपके एरिया के इन्वर्स में व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होती। अनुपात में नहीं, व्युत्क्रमानुपात में होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ धातु तार का, बिल्कुल सही है। धातु है, धातु यानी कि मेटल, मेटल यानी कि मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये याद रखेंगे। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए इनका अल्फा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस।
जिन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वो उनका अल्फा पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं, गैसों की अगर सेमीकंडक्टर अर्धचालक और कुचालक की बात करूं तो उनका अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो अगले का और आंसर दे दीजिए जल्दी से। इनमें से सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। अरुण बेटा फिर बात करेंगे क्लास के बाद इस बारे में। चलिए ये सारी बातें किसी स्पेशल सेशन पे करेंगे। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, ग्लास या कागज? नहीं नवनीत जी, सबसे अच्छा कुचालक है आपकी लकड़ी। सबसे अच्छा कुचालक है आपकी लकड़ी। आपको बता दूं किसी किसी किताब में आपको आंसर दिखा मिलेगा ग्लास। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दूं जहां पर ग्लास लिखा मिलेगा वो गलत जवाब होगा, क्योंकि भाई ग्लास आपको बताऊं अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप करते हो तो ग्लास का क्या होता है, वो कंडक्ट तो वो भी नहीं करता है, वो भी इंसुलेटर ही, लेकिन उसमें क्या होता है ग्लास में ना, अगर आप देखोगे तो ग्लास की अगर ये हीट में आपने पढ़ा होगा कि आपका कांच में क्या होता है कि ग्लास जो है वो आपका वेरी 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 हाई डेंसिटी वाला लिक्विड होता है। हाई डेंसिटी वाला लिक्विड यानी कि आपका आपने देखा होगा एक फिनोमिना कि आपकी खिड़कियों का जो कांच है ना वो आपका गर्मियों में बहुत टाइम के बाद, अगर आप ध्यान दो तो गर्मियों में क्या होता है बहुत टाइम के बाद आपका नीचे से मोटा और ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका फ्लो कर जाता है। लेकिन लकड़ी के केस में ऐसा नहीं है। लकड़ी पे आप जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगा सकते हो लगा दीजिएगा, वो कभी भी आपकी क्या है भाई करंट कंडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए जल्दी से। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु आपके डायनेमो से पूछ रहा है कि डायनेमो, मैंने आपको बताया था डायनेमो होता क्या है। चलो चलो आंसर दीजिए फटाफट से। डायनेमो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं पहले आपको बताऊँ डायनेमो होता क्या है, स्मॉल डीसी जनरेटर को डायनेमो आपका कहा जाता है। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु यूज़ किया जाता है वो वास्तव में आपका होता क्या है? डायनेमो विच इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, एक्चुअली इट इज़ आपको जो डीसी जनरेटर मैंने आपको बताया डायनेमो है क्या, स्मॉल डीसी जनरेटर जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी होती हैं। ये भी याद रखिएगा, आपके जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर होते हैं जो पावर प्लांट में यूज़ होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, जबकि हमारे डायनेमो के अंदर क्या होता है परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। किसका? परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि डायनेमो जिसके अंदर आपकी परमानेंट बिजली आपकी परमानेंट मैग्नेट लगी होती है, छोटा डीसी जनरेटर होता है, वो आपका एक्चुअल में होता क्या है। आपसे पूछा है कि वो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आयन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स होता है, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल एनर्जी का परिवर्तक है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं डायनेमो मैंने अभी बताया भी था, जनित्र में जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। नहीं, बी वाला गलत है। डायनेमो से बैटरी चार्ज बिल्कुल होती है, डायनेमो से बैटरी चार्ज, क्योंकि आपको बता दूं बैटरी चार्ज करने के लिए हमें डीसी की ही कोई भी बैटरी होगी ना, कोई भी, ये फ़ोन वाली भी जो है तुम्हारे फ़ोनों के अंदर, इसमें भी आपकी या जो ये इन्वर्टर के साथ बैटरी है वो भी आपका क्या है हमेशा डीसी पर चार्ज होती है। अगर आप जो ये फ़ोन में आप लगाते हो ना कि फ़ोन को आप अपने देते तो हम एसी हैं, लेकिन जो फ़ोन का एडाप्टर होता है ना उसके अंदर आपको बता दूं डायोड रेक्टिफायर का काम कर रहे होते हैं। डायोड लगे होते हैं जो कि एज अ रेक्टिफायर का काम करते हैं, और वो रेक्टिफायर आपका क्या करते हैं आपके एसी को डीसी में बदल देते हैं, यानी कि आपका फिर
बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि डायनेमो आपका एज अ क्या करता है, आपका एनर्जी कन्वर्टर है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं भाई। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब तो यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसके खुद के पास है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करता है भाई, वहाँ पर कन्वर्जन करता है, कन्वर्ज करने वाला डिवाइस है उसे। जब तक मैकेनिकल सोर्स तो तब कहते हैं कि भाई जब उसे मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं दे रहे फिर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज देगा, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी दोगे तब आपको वो इलेक्ट्रिक चार्ज देता है, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भाई। इसका यहां पर सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट का आंसर दो। आपको कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक की कैपेसिटेंस आपको माइक्रोफेराड में दी हुई है। तो बताओ इफेक्टिव वैल्यू, यानी कि चलिए अब ठीक हो गया। नाउ इज इट ओके? आंसर दीजिए। नहीं, यदि दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में दी हुई है तो आप बताइए कि उसकी प्रभावी कैपेसिटेंस, प्रभावी धारिता कितनी होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको बता दूं, जब दो कैपेसिटर को आपका पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसकी भी सी और इसकी भी सी है कैपेसिटेंस, तो पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस का क्या होता है भाई, डायरेक्ट सम किया जाता है। पैरेलल में आपकी क्या है, ये देखो ऑप्शन नंबर दिया भी हुआ है, इस कैपेसिटर की भी अगर कैपेसिटेंस सी है, इसके बाद ये भी जुड़ा, इसकी भी सी है, तो आपका ये सी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है। C प्लस सी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही, दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आता पैरेलल की जगह आपका सीरीज बोलता तो वहाँ पर क्या कर देते, 1/c प्लस 1/c हो जाता, c आप कॉमन लेते 1 + 1 हो जाता, 2/c हो जाता, यानी कि आपका आंसर आता c/2। सीरीज में होता तो आपका आंसर आता c/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अगर सीरीज में होता तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है इसका सही जवाब। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बर्निंग इलेक्ट्रिक बल्ब, टेम्परेचर ऑफ द बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। अरे भाई मैं बोलती हूँ सेशन को शेयर करने के लिए और तुम लोग निकम्मे। शायद क्या होता है प्रिया जी से एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि फिलामेंट के अंदर किसी जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः बताइए कितना होता है, 100 से 500, 1000 से 1500, 2000 से 2500 या 3000 से 3500? कंफ्यूजिंग हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए अब आंसर लगा भी दिया, 2000 से 2500। आपको बता दूं आपके बल्ब के अंदर जो फिलामेंट के रूप में यूज़ किया जाता है टंगस्टन यूज़ किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पहली बात 3400 प्लस ही है, 3400 डिग्री सेल्सियस प्लस ही है, इसलिए मैंने बोला 3400 के आसपास का है। अच्छा
यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पर बात करूँ तो उसने पूछा था कि आपका मेल्टिंग पॉइंट है 3400 के आसपास, लेकिन उसने पूछा था कि हम तो नॉर्मल टेम्परेचर ले कितना जा सकते हैं। आपको बता दूं, जो ये फिलामेंट लैंप होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें निर्वात भरा होता है, दूसरा जिसके अंदर इनर्ट गैस भरी होती है। एक होते हैं वैक्यूम फील्ड वाले और दूसरे होते हैं हमारे गैस फील्ड। एक कौन से वैक्यूम फील्ड, दूसरे होते हैं हमारे कौन से गैस फील्ड इनकंडेसेंट लैंप। वैक्यूम फील्ड वाले का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट हमारा 2000 तक पहुंचता है, क्योंकि 2000 से ऊपर अगर हम टेम्परेचर हालांकि ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इतना है, लेकिन जैसे ही हम 2000 तक पहुंचते हैं, 2000 से ऊपर जाते में उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो बल्ब है वो बल्ब आपका काला पड़ने लग जाता है, कालिक की समस्या आ जाती है, इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है 2000 से ऊपर नहीं ले जाया जाता। लेकिन जो गैस फील्ड वाला है, आपको बता दूं, उसमें गैस भरी जाती है आपकी, इनर्ट गैस भरी जाती है आपकी। कौन सी? इनर्ट गैस भरी जाती है, आर्गन। आर्गन के साथ कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन की डाली जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन डालने से क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है, वर्किंग टेम्परेचर, हम 2400 तक ले जा सकते हैं। 2400 तक हम ले गए हैं, मतलब प्रैक्टिकल हम ले जा चुके हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर हमारा ऑब्टेन हो जाए, तो वहाँ पर कालिक की समस्या नहीं होती। इसीलिए उसने बोला था कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपका कितना, 2000 से 2500 तक प्राप्त किया जाता है। अगर इतनी बातें जो कर रहे हो पढ़ाई पर देख लेते, तो इतनी सारी आपको पढ़ाई की बातें बताई, वो ना समझ आ जाती तुम्हें? बताओ जरा अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है कैरिंग वेव इन अ कंडक्टर। देखिए जरा, द कैरिंग वेव इन अ कंडक्टर, यहाँ पर क्या कह रहा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड इज कोल्ड। ये जो नियम है ये बताइए किसने दिया था, जल्दी बताओ। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि किसी कंडक्टर में आपका कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसमें जो करंट तरंग, यानी कि आपका यहाँ पर तरंग की बात यहाँ आपके करंट से ही करेगा, जो करंट आपका फ्लो होता है वो आपके उनके महत्वपूर्ण अंतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात किसने कही थी? जूल ने, लेंज ने, ओम ने या फैराडे ने? नहीं जी नहीं, फैराडे ने कही थी। जो लेंज वाले गए हैं वो गलत हैं भाई, ओहम ने बोली थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप यहाँ से भी देख सकते थे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ओहम्स लॉ आपका हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे दिया जाता है। उसने क्या बोला था? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर किसी कंडक्टर में से प्रवाहित होने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के। यही बात उसने बस थोड़े टेढ़े शब्दों में लिखी थी यहाँ पर। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया था तो आपका क्या आया था? एक सिंबल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू VR। जूल का जो नियम कह रहे थे, जूल का नियम तो भाई आपका हीटिंग लॉ होता है। जूल के नियम ने तो आपका क्या बोला था? H इज इक्वल टू I² RT हीटिंग। और जो लेंज के पे आ गए, लेंज ने तो जो भाई आपका EMI से संबंधित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के तहत जो EMF प्रेरित हो रही थी उसकी दिशा के बारे में बताया था। लेंज ने तो क्या बोला था कि जिस कारण से वो EMF प्रेरित होती है वो अपनी ही दिशा का विरोध करती है। उसने क्या बोला था? E इज इक्वल टू -dφ/dt। लेंज का तो ये स्टेटमेंट थी भाई, ठीक है। लेंज की स्टेटमेंट ये थी, E इज इक्वल टू -dφ/dt। ये माइनस साइन जो था ना, ये दिया था हमारे लेंज ने कि EMF जो है वो अपने ही कारण का विरोध करेगी। वो EMF आती किस वजह से थी? फ्लक्स में आने वाले बदलाव की वजह से। तो अब फ्लक्स के बदलाव का ही विरोध कर रही थी कौन? EMF। इसके बाद चौथा जो फैराडे का नियम है, फैराडे ने तो भाई हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ दिए थे, विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे।
फैराडे ने। तो यहाँ पर सही जवाब गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओहम्स लॉ। ध्यान रखा करो भाई। पूरा क्वेश्चन तो मैंने आपका हटाया जान के। अरे मैंने क्वेश्चन हटाया था भाई, पहले पूरा ही दिखा था, ये बात मत बोलो। ये लो, चलो अब वैसे भी आज आपकी यहाँ पर क्लास हो गई फिनिश। आप सभी को बता दूँ टाइम भी हो गया अगली क्लास का, आपकी भी क्लास होगी, मेरी भी क्लास है। और आप लोगों को बता दूँ भाई, आज अब मेरा आपसे मिलना होगा अगले सोमवार। अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बनती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रिसिटी के ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी कब, अगली क्लास होगी हमारे अगले सोमवार को। ये अब जो वीर शुक्र शनि है, ये अब 3 दिन जो क्लास होगी वो होगी हमारी ये 2 बजे वाली क्लास एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर किसान बैच। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।